नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। इस कार्यक्रम के जरिए हम किसी राज्य के बारे में बात करते हैं, किसी शख्सियत के बारे में बात करते हैं और किसी देश की ज्वलन समस्या के बारे में बात करते हैं। आज हम उत्तर भारत का जो बिहार है, बिहार राज्य है, पिछड़ा है, समस्याओं से ग्रस्त है, वहां की बात करेंगे और एक ऐसे नेता से आपको मिलवाएंगे जिनका 50 साल का राजनीतिक जीवन है और इसके अलावा एक वो एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, एक अच्छे समाज सेवी हैं, समाज के लिए बहुत काम किया है। 5 बार वो लोकसभा के सदस्य रहे, 1 बार राज्यसभा में भेजे गए, 3 बार एमएलए रहे। आप सोच सकते हैं कि ऐसी शख्सियत से मिलना वाकई बहुत सौभाग्यशाली है हम कि आज हम ऐसे शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं। हुकुमदेव नारायण यादव जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हम आज हुकुमदेव नारायण यादव से रूबरू होंगे और बात करेंगे बिहार की, देश की राजनीति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुकुमदेव नारायण यादव की जो संसदीय भाषण है, जो संसद के अंदर उनकी वाक्पटुता है, उसके कायल हैं, उनकी तारीफ भी कई बार कर चुके हैं। और ये एक और उपलब्धि इन्हें मिली है, देश का जो सबसे तीसरा बड़ा सबसे सम्मान है, पद्म भूषण से भी आप सम्मानित हैं। हुकुमदेव नारायण यादव जी, आपका के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले हुकुमदेव जी, हम बात करेंगे जो बिहार की स्थिति की। कोरोना काल में एक तरीके से पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना की महामारी से पीड़ित है और बिहार जहाँ के ज्यादातर जो कामगार हैं, रोज कमाते खाते हैं, देश भर में जो बिहार के श्रमिक हैं, बिहार के लोग हैं, वो बेचारे मेहनत मजदूरी करके अपना काम चलाते हैं। इस कोरोना काल के जो सबसे ज्यादा असर पड़ा है, जो दिख रहा है, वो बिहार में दिखा और देश भर में जो बिहारी भाई अपने हर जगह मजदूरी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, उनका काम ठप हो गया। बिहार को कोरोना काल के बीच आप किस दृष्टि से देखते हैं? बिहार कहाँ खड़ा है इस वक्त? देखिए, ये केवल भारत की समस्या नहीं है और न बिहार की और न किसी राज्य की, ये वैश्विक समस्या है। संपूर्ण विश्व कोरोना से, महामारी से पीड़ित है और संपूर्ण विश्व के जो शक्ति संपन्न और समृद्ध राष्ट्र हैं, जिनको अपनी ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, तकनीक, संपत्ति पर जिनको गर्व था, घमंड था, ये सभी लोग आज इस प्राकृतिक प्रकोप के आगे अपना घुटना टेक दिए हैं। वैसी स्थिति में भारत के गांव में बसने वाले जो किसान, मजदूर और गरीब हैं, उनकी वो प्रशंसा के पात्र हैं और वो वंदनीय हैं, क्योंकि जिन्हें भोजन का अभाव है, जो परिश्रम करते, पसीना बहाते, पुरुषार्थ करते, लेकिन आज गांवों के अंदर कोरोना का प्रभाव नगण्य के बराबर है। कहीं दिखता भी है तो वही दिखता है जहां शहर के लोग भाग करके गए, उनके कारण कुछ कोरोना की महामारी वहां तक फैल गई। बाकी हिंदुस्तान के सभी जगह गांव में बीमारी का प्रकोप नहीं है। कम भोजन करने वाले ये लोग कोरोना की महामारी से क्यों बचे हुए हैं, इसका क्या कारण है? उनके अंदर कौन ऐसी शक्ति है जिसके कारण वो इस महामारी से बचे हुए हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है और इससे विश्व को एक नई रोशनी मिल सकती है अगर इस दिशा में अनुसंधान किया जाए। बिहार भी पिछड़ा हुआ प्रदेश है। केवल बिहार ही नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, सभी जगह के गरीब कमाने के लिए शहरों में जाते हैं, महानगरों में। बिहार के लोग भी आए थे, कोरोना के कारण वो भी अपने घर लौटे। बिहार की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने उनको बचाने के लिए, उनके भोजन के लिए, उचित आहार के लिए जो भी संभव व्यवस्था थी, वो राशन का, वो सभी सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन बिहार कृषि प्रधान देश है, वहां कोई उद्योग नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। कृषि प्रधान प्रदेश में रोजगार की जो समस्याएं हैं वो सीमित रहती है। कृषि ही एकमात्र रोजगार का आधार है और बिहार के अंदर 96% जो किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं, अर्थात वो छोटे किसान हैं, मध्यम छोटे किसान हैं। तो ऐसी हालत में
बिहार की सरकार द्वारा और भारत की सरकार, खासकर भारत सरकार के द्वारा जो युद्ध स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं कि उनको वो भूखा न रहे, इसकी जो व्यवस्था ये नहीं है उनको सुख सुविधा के साथ, लेकिन वो पेट उनका भूखा न रहे इसकी व्यवस्था की गई है। और सबको जो राशन दिया जा रहा है समय से, ये प्रशंसनीय काम है। ऐसी स्थितियों में क्या इससे कोई रोशनी मिल सकती है? आपने एक बड़ा सवाल उठाया कि गांवों में जो कोरोना नहीं फैला, इसकी क्या वजह है? तो हम जानना चाहेंगे, आप अपने शब्दों में बताइए कि क्या उसकी बड़ी वजह है। दूसरी बात, क्या सरकार को जो बिहार है, उत्तर प्रदेश या जो अन्य राज्य हैं, जो पिछड़े राज्य हैं हिंदी भाषी पट्टी के या अन्य इलाकों के, क्या उनमें कोई अलग तरीके की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए? कोई आपके पास ऐसा सुझाव है? हुकुमदेव जी, आप केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और एक विजन है आपका। देखिए, मैं तो सीधा जानता हूं, क्योंकि एक उनका जीवन सादा है जी। दूसरा कि वो परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में आंतरिक शक्ति ज्यादा रहती है, लड़ने की ताकत जिसको कहते हैं, आंतरिक शक्ति लड़ने की, संघर्ष करने की। और दूसरी बात है कि गांव के बसने वाले लोग ईश्वर के प्रति बहुत ही आस्थावान होते हैं जी। वो धरती को भी अपनी माता समझते हैं जी। और वो ईश्वर के प्रति आस्थावान रहते हैं, जिससे उनके अंदर एक आत्मिक शक्ति पैदा होती है जी। और जीवन उनका संयमित होता है। उनके शरीर में आंतरिक शक्ति पैदा होती है, वो शहर के लोगों में वो शक्ति पैदा नहीं हो पाती है। मैं अपने तौर पर एक साधारण मस्तिष्क से जो सोचता हूँ, आपने पूछा तो मैंने उसको बताया, लेकिन मेरी दृष्टि के अनुसार अनुसंधान करने वाला भारत में है कौन? क्योंकि हम जितने लोग अनुसंधान करने वाले कांग्रेसी राज में जो बने जी, उनका तो देह रहा भारतीय और उनका मस्तिष्क रहा यूरोपियन। वो अमेरिका की तकनीक से भारत का विकास चाहते थे, कोई यूरोप की तकनीक से भारत का विकास चाहते थे, कोई जापानी टेक्नोलॉजी से चाहते थे, कोई चाइनीज टेक्नोलॉजी से चाहते थे। तो वो सोच कर रखते थे, अपना मस्तिष्क रखते थे विदेशी, तन रहता था देसी। अब हमको चाहिए तन भी देसी चाहिए, मन भी विदेशी चाहिए, देसी चाहिए, मस्तिष्क भी देसी चाहिए, बुद्धि भी देसी चाहिए, तकनीक भी देसी चाहिए, चिंतन भी देसी चाहिए, तभी हम संपूर्ण भारत का समग्रता में विकास सोच सकेंगे। जी। हमने कई लोकसभा के अंदर आपकी जो उद्बोधन है, हमने उनको देखा है। तो आपने दो बातें कही है कि इंडिया और भारत, हिंदुस्तान के दो हिस्से हैं। अक्सर हमने देखा, ज्यादातर मसलों पर आपने मसला उठाया है और स्किल्ड और अनस्किल्ड का मसला उठाया है। और दूसरा, क्या अभी तक 6 साल के लगभग आप देखिए, कुल मिलाकर 5 साल उधर और इधर लगभग 1 साल करीब हो गया, 6 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी काम कर रही है। क्या इसमें कहीं कोई किंचित मात्र बदलाव आया? इंडिया भारत वाले मसले पर किसान लेबर जो अनस्किल्ड था, आप एक पायलट से तुलना करते हैं हल जोतने वाले किसान की, और उसमें अपने आप को केंद्र बिंदु पर रखते हैं। तो जो बातें आपने कही थी वो कहां तक अब आपको फलीभूत होती नजर आ रही हैं? क्या बदलाव नजर आ रहा है देश के बारे में और बिहार के बारे में? देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महान समाजवादी चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी के शिष्य, वो बराबर हम समाजवादियों को कहते थे कि 5000 साल के रोगों का इलाज कोई 10-20 साल में नहीं हो सकता है, इसके लिए भी हमको लंबा समय चाहिए। इन सभी बीमारियों का और सभी विसंगतियों का इलाज नरेंद्र मोदी से लोग सोचते हैं कि 5-6 साल में खोज दे। जैसे नरेंद्र मोदी के हाथ में भानुमति का पिटारा है या कोई जादू की लकड़ी है जो घुमाते जाएंगे हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी जिसको कहते हैं दृष्टि, दिशा और संकल्प, जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, दर्पण में लागा काई तो दर्श कहां से पाई जी। अब एक ही चीज से आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के किसानों के खाता में साल में 3 किस्त में 6000 रुपया
डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं सीधे खाता में। डॉक्टर लोहिया कहते थे नेता, नीति और नियत, ये तीनों चाहिए। नेता भी सही हो, उसकी नीति भी सही हो, लेकिन नियत खराब हो तो उस नीति और नेता से कुछ नहीं मिलेगा। नियत तो कहीं ना कहीं 85% जो रास्ते में टपकता था उसमें राजनीतिक प्रशासनिक तौर पर कहीं न कहीं कमीशन खोरी थी, और उसमें ऊपर से सतह से शिखर तक उसमें शामिल था। उस मुनाफाखोरी में असम मिलके वो तंत्र को चला रहे थे, जो उसको डॉक्टर लोहिया कहते थे कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से शुद्ध स्वच्छ निर्मल जल की धारा प्रवाहित होती है, इसलिए गंगा सागर तक गंगा की धारा पवित्र रहती है। अगर गंगोत्री से ही गंदगी निकलने लगे तो इलाहाबाद और कानपुर में गंगा की धारा को स्वच्छ नहीं बनाया जा सकता है। प्रशासन की गंगोत्री कहाँ है? दिल्ली है, प्रधानमंत्री का कार्यालय है, और प्रधानमंत्री के कार्यालय में अगर स्वच्छता है, शुद्धता है, तो सारे देश में शुद्धता और स्वच्छता का वातावरण बनना शुरू होता है। बहुत बढ़िया बात कही हुकुमदेव जी। हमारा सवाल ये है कि क्या गंगोत्री से अब गंगा साफ निकल रही है? आपने बताया जी हाँ, साफ निकल रही है, गंगोत्री से गंगा साफ निकल रही है। तो क्या अब ये भारत वाला जो इंडिया वाला हिंदुस्तान नहीं, भारत वाला हिंदुस्तान है? आपने कहा कि हाँ ये भारत वाला हिंदुस्तान है। किसानों की बात है, बिहार में आप देखिए यूरिया, पूरे देश में अभी हाल में यूरिया की बड़ी दिक्कत आई। उत्तर प्रदेश, बिहार में और मध्य प्रदेश में हमने देखा इस तरह के हिंदी भाषी राज्य हैं कि यूरिया को लेकर दिक्कत आई, किसान जगह जगह परेशान रहे, इस तरह की समस्याएं नहीं आई। किसानों को लेकर जो काम किया गया है उसमें अभी और क्या करने की जरूरत है? कोई मॉडल आपने प्रधानमंत्री जी को दिया या कुछ कोई ऐसी चीज दी? क्योंकि आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और अगर सही मायने में कहें तो अन्वेषण और शोध इस तरह की चीजें भी आप अपने स्तर से करते हैं और जमीन के स्तर से चीजों को करते हैं। तो जो जमीनी व्यक्ति होता है वो असली चीज को निकाल कर लाता है। इस तरह की कोई कार्य योजना आपके दिमाग में है या कोई सरकार को आपने दी है कि किसानों का और कैसे कल्याण हो? क्योंकि इस देश का किसान और नौजवान सबसे ज्यादा यही परेशान रहते हैं। देखिए, असली बात है कि ग्रामीण भारत के बहुआयामी विकास के लिए योजना बनाने की आवश्यकता होती है। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से कि हर गांव तक 12 मास पक्की सड़क बना देंगे जी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा हर घर तक बिजली पहुंचा देंगे जी। तो हर गांव तक 12 मासी पक्की सड़क बन गई। उस पक्की सड़क बनने का मतलब ये हुआ कि उस सड़क के साथ साथ गांव तक रोजगार भी गया जी। अब छोटी सी बात समझिए, डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक को देखो, डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक आप भी बताइए जी कि डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक को निकालेंगे कि एक सड़क पर एक महीने में इतनी सवारी गई। मैंने एक इंजीनियर से पूछा कि आपने इतनी डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक के हिसाब से सड़क को स्ट्रेंथ दे दिया, लेकिन ये बताइए कि उस सड़क पर अगर 20 टन और 30 टन का कोई ट्रक चला जाए तो सड़क रहेगी तो नहीं रहेगी। हमने कहा था आपका इंजीनियरिंग किस बात का है? धोखा क्यों दे रहे हैं देश को? क्यों धोखा दे रहे? इसलिए ऐसी सड़कें बनाओ जो बार बार टूटे, बार बार मरम्मत करना पड़े, फिर से उसको बनाना पड़े, और जितने बार टूटेगी सड़क, जितनी बार बनेगी, जितने बार मरम्मत होगी, उतने बार सब मिलकर के खाएंगे। ये जो दृष्टि है, इस दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है, और ये है जिसको कहते हैं पॉलिटिकल विल, जो नरेंद्र मोदी में है, जो पॉलिटिकल विल जिसको कहते हैं, जो वो उससे वो चलते हैं। लेकिन डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर ये सभी बड़ी चीजें हो सकती है, और वही सरकार कर सकती है जिस सरकार को अपार जन समर्थन प्राप्त होगा। अपार जन समर्थन, जैसे सांप के शरीर पर केचुली रहता है और उस केचुआ को कोई डॉक्टर निकालना चाहे तो सांप मर जाएगा। उस केचुल रहने के कारण सांप को असहनीय वेदना होती है, क्योंकि उसके शरीर से नए चमड़ी निकलती रहती है, उसमें उसके केचुल चुभते हैं तो दर्द होता है। लेकिन
कभी न कभी सांप स्वयं अपने मन को मजबूत करके और शरीर को एक बार झटका देता है तो केचुल हट जाता है और सांप का नया शरीर निकल जाता है, उसका नवीकरण हो जाता है, कायाकल्प हो जाता है। उसी तरह भारत के ऊपर जाति, संप्रदाय, संकीर्णता, स्वार्थ इत्यादि के जो अनेकों चीज हैं, स्वार्थपरता, इसके जो केचुल पड़े हुए हैं, उस केचुल से युवा शक्ति को वैसे ही निकलना चाहिए जैसे सांप अपने केचुल को फाड़ के स्वयं निकलता है और शरीर का नवीकरण हो जाता है। उसका प्रयास इस युवा वर्ग को ही करना पड़ेगा और उन्हीं के हाथ में भारत का भविष्य है, क्योंकि वही भारत के भावी निर्माता है। उनके पास में तकनीक है, जानकारी है, ठीक बात, इससे उनको शिक्षा लेनी चाहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही हुकुमदेव नारायण यादव जी कि जिस तरीके से सांप का आपने उदाहरण दिया कि उसको कष्ट होता है, तो ये कष्ट तो जो खंडों में जो टूटे हुए लोग थे उन्होंने 2018 से पहले एक तरीके से पूरे देश में भाजपा का ही झंडा लहराता, लगभग सारी राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बन गई थी। तो ऐसी दिशा में फिर राष्ट्र निर्माण होना चाहिए था। एक समय जब पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा गया तो मुझे लगता है अब ये कहने का कहीं गुंजाइश तो बची नहीं कि लोहिया ने जो ताकतवर सरकार की बात कही थी वो पूरी नहीं हुई। नरेंद्र मोदी से ज्यादा कोई ताकतवर सरकार नहीं है और राज्यों में भी सरकारें हैं। तो सबसे ज्यादा तो बिहार की सड़कें हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल है, नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं कि वो चाहे कोरोना काल हो, चाहे किसी का इलाज हो, या प्रवासी बिहारियों को कहीं से लाना हो या छात्रों को कहीं लाना हो, उनका एक हठी मुख्यमंत्री के रूप में उनकी एक छवि सामने आती है। वो कैसे हैं आप बेहतर जानते हैं, आप उसी राज्य से आते हैं और नीतीश कुमार जी को भी जानते हैं। तो बिहार को आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में किस स्थान पर पाते हैं, और ये जो हठी होने के आरोप या जो चीजों को न ठीक से चलाने के आरोप, ये कहां तक सही है? देखिए, आपने बहुत ठीक कहा, दृढ़ता और हठवादिता दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। दृढ़ता का मतलब होता है कि राह के प्रति पूर्ण समर्पण, यह है दृढ़ता जो नरेंद्र मोदी में है। एक है हठवादिता कि हम अपने मन से मान लें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक है, तो वो है हठवादिता। हाँ, लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोक के द्वारा लोक के लिए, यही है लोकतंत्र जी। इसमें लोक का, आज मान लीजिए एक छोटी सी बात है, मैं लिखते रहता हूं, कहने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर मेरा गांव बिजली आदर्श गांव है जी, स्वतंत्रता सेनानियों का गांव है, मेरे पिताजी और मेरे 4 चाचा, चचेरे भाई सब मिला के 16 आदमी मेरे परिवार से अंग्रेजी राज में जेल गए थे, बर्बादी हुई थी, 4 साल की सजा हुई थी।
उनके शिलापट लगे हुए हैं। जी जी वो एक अटल जी के सरकार के समय आदर्श गांव घोषित हुआ जी। लेकिन मेरे गांव में अगर किसी गरीब आदमी को का नाम गरीबी रेखा से नीचे वाले में न आकर के किसी कर्मचारी ने उनका नाम, उसके पास में जमीन नहीं है, वो मजदूर है जी, लेकिन किसी कर्मचारी ने अपने गलती से या किसी कारण से उसके जब आगे लिख दिया जमीन 20 एकड़ जी अब उस तो सब चीज से वंचित हो गया। जी। हुकुमदेव नारायण यादव कहता है कि ये गलत हुआ है, लेकिन पंचायत का जो कर्मचारी है, जो ये बनाने वाला है ब्लॉक का छोटा कर्मचारी, वह कहता है कि नहीं ये सही है। तो सरकार उस छोटे कर्मचारी की बात को सत्य मान लेती है और हुकुमदेव नारायण यादव जैसे 60-62 बरस तक खून पसीना बहाने वाले की बात को असत्य कह देती है। तो सच कहता हूं, उस समय मुझे होता है कि मुझे गंगा जी में जाके डूब के मर जाना चाहिए। इतनी आत्मगलानी और पीड़ा होती है। और मेरे गांव की घटनाएं हैं, क्यों ऐसी होती है कि भारत सरकार जो योजना बनाती है उसमें 60 रुपया भारत सरकार, 40 रुपया राज्य सरकार। कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी है राज्य सरकार की, भारत सरकार की नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो है राज्य सरकार। इंजीनियर उनका, अफसर उनका, कर्मचारी उनका, सब कुछ उनका, जो राज्य सरकार, उनकी सेवाएं राज्य सरकार के अधीन है। राज्य सरकार उनको निलंबित कर सकती है, बर्खास्त कर सकती है, राज्यसभा सरकारें उन्हें दंडित कर सकती है, केंद्र सरकार नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार केवल उसकी निगरानी करती है और अगर त्रुटि है तो केंद्र सरकार उनके ध्यान को आकृष्ट करती है कि साहब ये गड़बड़ी है, इसको सुधारो। सुधारना न सुधारना उनका काम है। वैसे समय में मान लीजिए कि मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा किसी चीज के लिए कि साहब ये कमी है, यहाँ ये गड़बड़ी हो रही है। प्रधानमंत्री जी भी उस पत्र को भेज देंगे बिहार सरकार। अब बिहार सरकार उस पत्र को भेजेगी जांच कराने के लिए अपने अधिकारी को। फिर पत्र कहाँ जाएगा? मैंने जिस अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया है उसी अधिकारी के पास जाएगा कि ये आरोप बताओ सच है या झूठ। आप सच्चाई बात आप बताइए। दुनिया का साधारण नियम है, अदालत में आज तक कोई अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। और जो अपराधी है उसी से पूछा जाता है और वही रिपोर्ट देता है। और उस अपराधी को संरक्षण देने वाला ब्लॉक का अपराधी है अगर है तो जिला में है, जिला से प्रांत में है और उसको उसी को संरक्षण मिलता है और सरकार उसी को कहती है कि ये सच है। ये जिसको कहते हैं ये लोक राज नहीं हुआ। जवाहरलाल जी के समय में ये योजना शुरू हुआ, बताइए जी। इतने वर्षों से ये योजना चल रही है, अधूरी की अधूरी पड़ी हुई है। इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लेके बनाया जा रहा है। लगता है कि जब तक ये पश्चिमी कोसी कनाल का काम पूरा न भी होगा, अधूरा का अधूरा रहेगा, तब तक वो बैराज का लाइफ खत्म हो जाएगा। अब बैराज का लाइफ खत्म हो जाएगा तो या तो बैराज ऊपर ले जाना पड़ेगा जो नेपाल में जाएगा, नेपाल की सहमति के बिना बना नहीं सकते, या उसके नीचे लाएंगे, दागमारा में लाएंगे तो भारत के क्षेत्र में बनाने के लिए। तो नीचे अगर बैराज बनेगा तो फिर कोसी कैनाल के जितने हैं अलाइनमेंट वो सभी रेखांकन खत्म हो जाएंगे। तो एक ऐसी योजना बनाना मेरी समझ में कि आजाद भारत में कांग्रेसियों के द्वारा एक ऐसा तंत्र चलाया गया कि एक ऐसी योजना बनाओ जो अनंत काल तक चलती रहे और अनंत काल तक उसमें राजनेता, अफसर और इंजीनियर और ठेकेदार और दलाल सब मिलकर के लूट के खाते रहे और ये योजना कभी पूरी नहीं हो, अनंत काल तक चले। नरेंद्र मोदी के आते ही ऐसे देश में सैकड़ों योजनाएं थी जिनको उन्हें टेकअप किया और कहा कि इसको समय पर पूरा करो। बहुत ऐसी योजनाएं पूरी हुई हैं समय पर। लेकिन अगर उसी पश्चिमी कोसी कनाल के बदले उस उत्तर बिहार में, मिथिलांचल में
जितनी हमारी नदियों हैं उन नदियों में जगह पर जगह स्लुइस गेट बना दिए जाते, कच्चे पक्के बांध बना दिए जाते, चेक डैम बना दिए जाते, उससे हमारे इलाके का ज्यादा विकास होता, बाढ़ की समस्या का समाधान भी रहता। तो ये मैं कह रहा हूं ना कि दृष्टि, गांव वाले हैं उनको उनके लिए क्या हितकर है वो पूछा जाना चाहिए, क्या उनको चाहिए ये पूछा जाना चाहिए। ये जो जब तक ऐसी व्यवस्थाएं नहीं आएगी, तो आप नरेंद्र मोदी जो जोर दे रहे हैं कि ग्राम स्वराज, स्वावलंबन, इस पर जो जोर दे रहे हैं वो वही है जो गांधी जी की दृष्टि थी। और इसको करने के लिए सबको अपनी दृष्टि बदलना पड़ेगा साहब। आप एक तरफ तो कहते हैं कि स्वाधीन हिंदुस्तान की बात, और दूसरे तरफ हम अपने घरों में विदेशी माल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? करते हैं या नहीं करते हैं देश के पढ़े लिखे बड़े बड़े लोग? ठीक बात। जब वो विदेशी माल का इस्तेमाल करेंगे तो गांव का माल बिकेगा कहाँ? ठीक बात। अगर बाटा का जूता पहनेंगे, आज भी हिंदुस्तान में मैं जानता हूं बहुत ऐसे नेता हैं जिनके पैर में विदेशी जूता है। एक नेता को मैंने पूछा कि ये चप्पल कहाँ का है विदेश का, हमने कितने में है, तो कहा नहीं सस्ता, हमने कहा कितना था, 26,000 का है। चप्पल मैंने कहा कि ये पगलाए, 26,000 का चप्पल तो मैं जीवन में पहनूंगा, तभी नहीं 26,000 खत्म होगा। तो एक लोगों ने बताया कि 1.5 लाख 2 लाख का जूता पहनने वाले लोग हैं। वो क्या भारत के स्वावलंबी भारत का और आत्मनिर्भर भारत के भारत में वो सहयोगी बन सकते हैं? ये अपने अंदर हमको रूपांतरित करना पड़ेगा, अपने को बदलना पड़ेगा। ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में तो होंगे, केवल कांग्रेसी में तो नहीं होंगे ना। मैं तो आपको उदाहरण दिया, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लोग हों, मैं नहीं कह सकता कि नहीं है। ठीक बात। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपने बताई कि भाई 26,000 का जूता चप्पल अगर नेता पहनेगा, 2 लाख का जूता पहनेगा, तो पूरी जिंदगी में इतने जूते चप्पल पूरा परिवार नहीं पहन पाएगा। ये चप्पल और ये जूता पहन के बताइए वो गांव के धूल में कैसे जाएगा? आपकी जिंदगी में गांधी जी और लोहिया जी का बहुत ज्यादा छाप है, और आप भी विचारों से तो समाजवादी हैं, भले ही आज भारतीय जनता पार्टी में हो, उनका एक दक्षिण मार्गी है, लेकिन आपका जो समाजवाद है वो अभी भी आपके आचरण, चाल, चरित्र और चेहरे में समाजवाद कूट कर नजर आता है, और सहज बात करके भी वो गांधी लोहिया का दर्शन आपके जो वार्तालाप है, बातचीत है, उसमें नजर आ जाता है।